हैं आप सभी? आशा करते हैं बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो बिल्कुल परीक्षा के दिन निकट आ रहे हैं, तो आज हम करने वाले हैं बिल्कुल 22 अंक का जो भाग है। कौन सा है भाई? 22 अंक का जो भाग है वो है रचनात्मक लेखन। बेटा उसमें आप पूरे अंक बटोर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रारूप मतलब फॉर्मेट ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से बिंदु दर बिंदु उसको अच्छे से फॉलो किया है, तो वो 22 अंक कहीं नहीं जा सकते। और क्रिएटिविटी तो आप लोगों के सबके अंदर बसी हुई है ना? आप सब क्रिएटिव हैं। आपके क्रिएटिव दिमागों को थोड़ा सा खोलिए, अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और पंख लगाइए और उड़ जाइए खुले आसमान में, है ना बच्चों? क्योंकि देखिए, क्रिएटिविटी के पंख हमेशा ऊंची उड़ानी भरते हैं। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता। ठीक है बच्चों? तो आज का जो हमारा जो विषय है वो है क्रिएटिव राइटिंग। ये जो विषय है, ये अगर कक्षा 10 की बात करूं तो उनके लिए तो लाभकारी होगा ही होगा, परंतु ये कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब सभी के लिए, अगर 11th 12th वाले भी पढ़ना चाहे तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कहाँ आप कैसे अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम जानते हैं अनुच्छेद लेखन के बारे में, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। अब आप नाम से ही पता है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ्स लिखने हैं और बिल्कुल कोई जो ही नहीं है, डाउट ही नहीं है इसमें। तो मानव मन में नाना प्रकार के भाव विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है? किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखने को अनुच्छेद लिखना कहते हैं। देखिए, हमारे पास विचार तो बहुत है, लेकिन उन शब्दों को हमें एक लिमिट में बांधना होता है। नहीं तो हम लिखने बैठे तो मतलब बुक्स लिख देते हैं, इतने बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें लिख देते हैं, परंतु जब अभी हमें पुस्तकें नहीं लिखनी है, यहाँ हमें अभी अनुच्छेद लिखना है। बिल्कुल। तो अनुच्छेद लेखन वो कहलाता है। अनुच्छेद लेखन भी कला होती है। दिस इज एन आर्ट। कहते हैं ना, वो एक मूवी थी, दिस इज एन आर्ट। तो ये भी एक आर्ट है। इस तरह के लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए आपको बचना है। अनावश्यक विस्तार से नहीं लिखना है, मतलब डीप में नहीं लिखना है। जितना पूछा जाए उतनी ही बात कीजिए। कई बार सीमित शब्दों का प्रयोग लाभकारी होता है। ठीक है? तो कोई आवश्यक तथ्य छूटना ना पाए, मतलब इतना लिखो कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे भी ना और सब पॉइंट कवर भी हो जाए। लेकिन फालतू बकवास नहीं लिखनी बेटा, इसमें फालतू बात नहीं करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। टैगलाइन यूज कर रही हूँ। ठीक है? तो अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय में भटकना नहीं चाहिए। आपका जो मेन पॉइंट है, अगर आपका अनुच्छेद नारी शिक्षा के ऊपर है तो नारी शिक्षा पे ही रहिए, कहीं और मत चले जाइए घूमने के लिए बीच में। मतलब इतनी भी कल्पना को उड़ान नहीं देनी कि हम विषय से हट जाएं बिल्कुल की बिल्कुल। अर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। वाक्यों के बीच निकटता और संबंधता होनी चाहिए। वाक्य जुड़े होने चाहिए, यानी कि एक पूरब में जा रहा है तो एक पश्चिम में जा रहा है, बिल्कुल नहीं। भाषा प्रवाहपूर्ण और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। जो आपकी भाषा है वो इंप्रेसिव होनी चाहिए और फ्लोलेस होनी चाहिए। बिल्कुल कहीं भी उसमें ऐसा ना लगे कि रुक गया है, कुछ छूट गया है बीच में, है ना? भाषा सरल, बोधगम्य, सहज होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, जो सामने वाले को समझ में आ जाए और आपके लिए भी आसान हो। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करने चाहिए जितने शब्द लिखने का निर्देश दिया गया है। अगर आपको 120 से 150 शब्द लिखने के लिए कहे तो प्लीज उसमें रहिए। लेकिन ये मैं है, पर ये सब आप शब्द काउंट नहीं करते। शब्द आपके प्रॉपर बड़े बड़े शब्द होते हैं बेटा। उस सीमा शब्द में 5 से अधिक शब्द, मतलब आपको 150 लिमिट दे रखी है तो 155 160 लिख दीजिए। 200 250 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसको लेकर के अनुभूति समाई है, मतलब जो लिख रहा है उसकी सारी फीलिंग्स उसमें आ चुकी है, उसने अपने मन से अनुच्छेद लिखा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें कि आजकल परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए शीर्षक और उससे संबंधित संकेत बिंदु दिए जाते हैं ना, कीवर्ड्स दिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो बस बेटा उसी समय का हमने फायदा उठाना है। कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना है। इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। इन संकेत बिंदुओं को अनदेखा करके अनुच्छेद लेखन लिखना हितकारी नहीं होगा आपके लिए। आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आप उन संकेत बिंदु से भटक गए तो, है ना? संकेत बिंदु को ध्यान में रखिए और उन्हीं को दर बदर उनको नोट करते हुए हर पैराग्राफ में हर एक संकेत बिंदु का ध्यान रखिए। देखिए मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे। तो जैसे एक विषय दिया हुआ है कि आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार, क्या पता पेपर में भी आ जाए, है ना? बिल्कुल। तो जैसे हमने यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं। एकल परिवार का बढ़ता चलन, एकल परिवार और वर्तमान समाज, संयुक्त परिवार की आवश्यकता, बुजुर्गों की देखभाल, एकाकीपन को की जगह नहीं। तो अब आप पहले तो ये जानिए कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार होते क्या है। आपको जो अनुच्छेद लेखन का जो विषय है वो समझ आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है।
एकल परिवार मतलब क्या होता है? जो फैमिलीज क्या होती हैं, इंडिविजुअल, क्या कहते हैं उसको आप, एकल परिवार को? बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जहां पर सिर्फ माता पिता और 2 बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली, जहां पर दादा दादी चाचा चाची मतलब परिवार के काफी सारे सदस्य रहते हैं। ठीक है, एकल परिवार जरूर बताएगा कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मुझे पता है पर बताऊंगी नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने देखा कि पहले मैंने एकल परिवार का बढ़ता चलन, तो मैंने पैराग्राफ में पहले वो लिखा, फिर मैंने दूसरा पॉइंट उठाया, फिर उससे अपना दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर तीसरा पॉइंट उठाया, फिर उससे क्या, फिर निष्कर्ष में मैंने उसको ऐड कर दिया। तो हर एक पॉइंट उठाइए, उसका एक पैराग्राफ लिखिए, और पैराग्राफ की लिमिट इनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके परीक्षा में अगर आप इतना अनुच्छेद देखते हैं तो बहुत है, और उसमें कोई गलती नहीं है तो आपको पूरे नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है बेटा। घबराइएगा मत, गलतियां मत कीजिएगा। गलतियां सुधारने के लिए मेरी पहले वाली वीडियो है जो सामान्य त्रुटियां, की और की में अंतर, में और मैं अंतर, र के रूप, उसमें भी मैंने बहुत सारी त्रुटियां जो आप लोग करते हैं वो बताई हैं। तो जरूर एक बार गो थ्रू हो जाइएगा उस पीपीटी में भी, उस वीडियो में भी। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं पत्र लेखन पर। लेकिन पत्र लेखन में जाने से पहले अनुच्छेद लेखन को क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, बिल्कुल वर्ड लिमिट से नहीं भटकना है। ठीक है बच्चों, डरना नहीं है, अपने भावों को पंख दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं पत्र लेखन पर। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? ऑफिशियल यूज के लिए होते हैं, इसको अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। हाँ जी, और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं, कार्यालय में लिखते हैं, व्यवसाय के रूप में लिखते हैं। अगर मुझे अपने विद्यालय से छुट्टी चाहिए तो मैं अपने प्रधानाचार्य जी को जो पत्र लिखूंगी वो होगा औपचारिक पत्र। आप अपने प्रधानाचार्य से कुछ काम है तो भी औपचारिक पत्र होगा, है ना। अगर आपके पापा ऑफिस में अपने बॉस को लिखते हैं तो भी औपचारिक पत्र होगा। अगर मुझे बुक सेलर से बुक्स मंगानी है, एडिटर, अगर मुझे एडिटर को पत्र लिखना है, लेटर टू एडिटर लिखा है ना अंग्रेजी में, बिल्कुल वो भी आपका फॉर्मल लेटर के अंदर आता है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर के भी बहुत सारे भाग होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर बहुत आसान है, जो अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, भाई बंधुओं को, जानने पहचानने वालों को लिखे जाते हैं। कोर्स ए में आपको दोनों लेटर आते हैं, आपको चॉइस करना होता है कि आपको औपचारिक लिखना है कि अनौपचारिक लिखना है। लेकिन कोर्स बी में सिर्फ औपचारिक पत्र ही आएगा, उसी को लिखना है आपको। अब सबसे पहले हम औपचारिक पत्र का फॉर्मेट जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर कहते हैं। पहले प्रेषक का नाम, जो पत्र, सेंडर एड्रेस जो भेज रहा है। और एक बात ध्यान रखिए प्लीज, पत्र को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखिएगा, जरा सा भी राइट हैंड मत खिसकाइएगा उसको। पत्र हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ लाइन छोड़नी है और कहाँ लाइन नहीं छोड़नी है। ठीक है ना। प्रेषक का पता, लाइन छूटेगी, दिनांक, लाइन छूटेगी, प्राप्तकर्ता का पता, रिसीवर जिसको पत्र प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसको भी लाइन छूटेगी। अब विषय होगा आपका, फिर उसके बाद संबोधन। ठीक है, सैल्यूटेशन मतलब संबोधन, कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं उसको किस प्रकार से बुलाएंगे आप। जैसे मैं प्रधानाचार्य जी को लिख रही हूँ तो मैं महोदया, आदरणीय महोदया, इस तरीके से बुलवाऊंगी। ठीक है, अगर मैं एडिटर को लिख रही हूँ तो उसमें भी महोदय या महोदया लिख सकते हैं। ठीक है, मेल्स के लिए हम लिखेंगे महोदय और फीमेल के लिए लिखेंगे महोदया। ठीक है बच्चों, अब पहला अनुच्छेद जो होगा बॉडी क्या है लेटर की, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पत्र चाहे कोई सा भी पत्र हो, औपचारिक अनौपचारिक, 3 पैराग्राफ्स में इसको बांटेंगे। भले ही छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना, लेकिन उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। कैसे? पहला अनुच्छेद, अपना परिचय दीजिए और आप ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, आपके पत्र लिखने का कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अनुच्छेद, अपने जो आपका कारण है उसका विस्तृत जानकारी दीजिए उसको, कि आप क्या कहना क्या चाहते हैं। आखिर अगर आपके आसपास के मोहल्ले में मच्छरों की बहुत ज्यादा महामारी से फैल रहे हैं, वो महामारी फैल रही है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि बहुत सारे मच्छर फैल रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हो क्या रहा है आखिर आपके में। ठीक है, पहला और तीसरा अनुच्छेद छोटा होता है, लेकिन बीच वाला अनुच्छेद हमेशा बड़ा होता है। तीसरे अनुच्छेद में आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या रिजल्ट की कामना करेंगे कि कृपया कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी जो भी रिक्वेस्ट है उसको, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, अनुरोध या निष्कर्ष। अगर आप एक एडिटर को पत्र लिख रहे हैं
तो आप एडिटर को बोल सकते हैं। तो अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे जो भी मैंने लिखा है उसको आप अपने अपने समाचार पत्र में छापेंगे ताकि जागरूकता बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ सकते हैं, फिर समापन लिखेंगे क्लोजिंग लाइन में धन्यवाद सहित। ठीक है, धन्यवाद लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे प्रेषक का नाम और हस्ताक्षर। बोर्ड में हम नाम तो लिखते नहीं कहीं पर भी, तो हम लिखेंगे भवदीय लड़का, भवदिया लड़कियां। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अपना नाम की जगह आप लिखेंगे क ख ग या अबसा। कहीं पर भी पेपर में बेटा अपना नाम नहीं लिखना है, लेटर में भी। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको परीक्षा भवन लिखना है। प्रेषक जो लेटर भेज रहा है, जैसे मैं भेज रही हूँ तो मैं उस अपना एड्रेस क्या लिखूंगी, परीक्षा भवन, क्योंकि मैं वो कहाँ से लेटर लिख रही हूँ, एग्जामिनेशन हॉल से, तो मेरा एड्रेस रहेगा परीक्षा भवन। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल है, देखिए। सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊपर वो रहेगा आपका परीक्षा भवन रहेगा। ठीक है, दिनांक, विषय, महोदय, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, अगला अंत है, हम आपके सकारात्मक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करेंगे, धन्यवाद सहित भवदीय आपका नाम। आपके नाम की जगह आपका आएगा क ख ग अ स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इनफॉर्मल लेटर, मतलब अनौपचारिक पत्र की ओर। इसमें क्या है बच्चों, प्रेषक का पता, इसमें आपको परीक्षा भवन लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेषक मतलब सेंडर एड्रेस। ठीक है, जो पत्र भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा सबसे पहले, फिर दिनांक, फिर संबोधन, जैसे प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं। पत्र का मुख्य भाग, बॉडी हो जाएगी। पहले हाल, औपचारिक पत्र में हालचाल पूछा जाता है पहले, अनौपचारिक पत्र में कोई हालचाल नहीं पूछा जाता। ठीक है, औपचारिक पत्र में हालचाल नहीं पूछा जाता, अनौपचारिक पत्र में हालचाल पूछा जाता है। आप कैसे हैं, आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे, यहाँ सब कुशल क्षेम है। ठीक है, इस तरीके से। अब समापन आ जाएगा, तुम्हारा मित्र या आपका आज्ञाकारी शिष्य है या आपका प्रिय पुत्र, इस तरीके से एंड करेंगे और फिर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका आ गया। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिखा दिया आपको किस तरीके से, यहाँ आप एक एक लाइन छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके का आप पत्र लिख सकते हैं। पहले आप आशा कहते हैं कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे, फिर उसके बाद आप किस लिए पत्र लिखा है उसके बारे में बताइए। इसमें है कि मित्र को परीक्षा की तैयारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए पत्र। तो इस तरीके से आप पत्र टाइप करेंगे तो कहीं से भी नंबर नहीं कटने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगली बार हम मिलेंगे आपका सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन और बिल्कुल सही पकड़े हैं ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग और लघु कथा में से आपके पास ऑप्शन होता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो टॉपिक हमारे रह गए, और संदेश लेखन भी कोर्स ए वालों के लिए। तो हम अगली वीडियो में इन सब के साथ आएंगे, तब तक आप रिवीजन कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद।